नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MCS अवस्थी में। दोस्तों, आज हम लोग पुनः विधायिका के प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। विधायिका की लगभग 4-5 क्लासेज आप लोगों ने देख ली है। अब आगे के क्रम में हम लोग विधायिका के कुछ और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट को आज देखने वाले हैं। चूँकि विधायिका जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है और इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इस नाते इससे हम लोगों ने लगभग 6-7 या 8 वीडियोज़ बनेंगे इसमें, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से भारतीय संसद की विधायिका जो है उसके बारे में अच्छे से आपको जानकारी हो जाए। तो आज हम लोग इसी क्रम में आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज विधायिका से किन प्रश्नों को लिया गया है और ये कितने उपयोगी आपके लिए हैं और आपकी कितनी अच्छी पकड़ है विधायिका के प्रश्नों के बारे में। तो आज हम लोग इसका मूल्यांकन करेंगे और नई चीज़ें भी जानने की प्रयास करेंगे कि और क्या चीज़ें हमें नहीं पता थी जो आज आपको पता चल रही हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। यहाँ पर आपको बताना है कि कोई एक स्टेटमेंट सही है, कोई सही होगा उसके बारे में आपको बताना है, वो बताना है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट कौन सा आपका सही है। पहला कह रहा है संघ राज्य क्षेत्र राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। तो संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है आपका निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार में है, क्षेत्र में है। तीसरा कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई नहीं ऑप्शन है। तो जवाब दीजिए दोस्तों, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है, करेक्ट बताना है। क्या इसमें से कोई सही है। चलिए, जवाब आपका आ जाना चाहिए फट से, बहुत जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों इसका। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैं एक एक डिटेल कर दे रहा हूँ, ठीक है। डिटेल आपकी ये है, देखिए डिटेल को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट आपका है। कह रहा है संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है। कैसे होता है प्रतिनिधित्व, आप देखिए एक तो आपका दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली। दूसरा आपका है पुदुचेरी। और अब जबकि जम्मू एंड कश्मीर एक संघ शासित राज्य बन गया है तो जम्मू कश्मीर, ये 3 ऐसे राज्य हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। तो इस आधार पे अगर ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ये गलत बात है। ये 3 राज्यों का प्रतिनिधित्व है, यहाँ पर 3 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है। एक तो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा पुदुचेरी जो है ये इनका प्रतिनिधित्व है। तो ये पहला स्टेटमेंट इस आधार पर गलत हो गया दोस्तों, ये सही नहीं है। सही पूछा है आपसे, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। क्या ऐसा सही है। निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद हो तो इनके अधिकार क्षेत्र में है। जी नहीं, बिल्कुल इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। निर्वाचन से संबंधित कोई अगर झगड़ा होता है चुनाव से पहले तो उसका जो निपटारा होता है वो न्यायपालिका द्वारा होगा। न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका उस झगड़े को समाप्त करने का कार्य करेगी, ना कि चुनाव आयोग। हाँ, ये है कि अगर कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, MP हो गया, तो उसके झगड़े का जो निपटारण होगा वो क्या कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे और चुनाव आयुक्त की सलाह के आधार पर करेंगे, तब वहाँ पर हो सकता था। लेकिन यहाँ पर निर्वाचन झगड़ों का निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त उस स्थिति में भी नहीं लेगा, क्योंकि उसमें वो क्यों सलाह देगा, राष्ट्रपति महोदय लेंगे जब निर्वाचन हो चुका होगा किसी व्यक्ति का, और तब उसके मतलब जो है मेंबर का और उसकी सदस्यता, योग्यता और अयोग्यता का प्रश्न होगा, तब यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है। और दूसरी स्थिति आपकी बनेगी कब की, जब चुनाव लड़ने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया हो किसी के जो है चुनाव लड़ने के लिए, तो वहाँ पर फिर आपका न्यायपालिका देखेगी, ना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो यह भी आपका गलत स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो था, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। नहीं भाई, ऐसा है क्या। देखिए, संसद के अंतर्गत आर्टिकल जो आपका अनुच्छेद 79 जो कहता है दोस्तों, वो ये कहता है कि जो संसद होगी ना, वो संसद होगी वह राष्ट्रपति और लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर के बनेगी, राज्यसभा।
तो इस तरह से आधार पर देखा जाए, यहाँ पर कह रहा है केवल लोकसभा और राज्यसभा, जो कि ये भी गलत हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। तो इस आधार पर आपका प्रश्न ये बना। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका आपके सामने, बहुत ही आसान प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख किया गया है? जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है, आप जवाब जल्दी से दीजिए हमको। अभी पिछले प्रश्न में मैंने डिटेल बताई आपको है। आर्टिकल कह रहा है दोस्तों, कह रहा है आर्टिकल 79, 89, 99, 69 इनमें से कौन करेक्ट होगा? तो निश्चित तौर से आपका जवाब आ चुका होगा। 79 है आर्टिकल, अनुच्छेद 69 जो है क्या करता है, 79 जो है 79 जो कहता है वो क्या कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के संसद का उल्लेख मतलब बनेगी, ऐसा कहा है उसने, और संसद का उल्लेख उसी आर्टिकल में किया गया 79 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? कौन सी विधियां भारत लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम नहीं आती हैं? ओहो, ये है नहीं आती हैं। प्रश्न को हमेशा बारीकी से दोस्तों आपको पढ़ना होगा कि लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम नहीं आती हैं। कौन सी विधि इसमें नहीं आएगी जो लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने का काम करती है? उसमें कौन सा इसमें नहीं होगा? कोई एक होगा दोस्तों, ठीक है। पहला कह रहा है संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, क्या यह है संसदीय नियंत्रण नहीं रखने का? दूसरा है विनियोजन विधेयक, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, ठीक है, दूसरा ये है। तीसरा है अनुपूरक अनुदान तथा लेखा अनुदान का प्रावधान। चौथा है संसदीय बजट कार्यालय का समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यम वर्षीय पुनरावलोकन, ये आपका कह रहा है। और पांचवा कह रहा है संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। तो इसमें पूछा है दोस्तों कि कौन सा आपका संसदीय नियंत्रण रखने में काम नहीं आता है, तो जवाब फटाफट आपका आ जाना चाहिए। क्या ये पहला जो ऑप्शन दे रहा है ये करेक्ट है कि नहीं है? ये काम आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल काम आता है दोस्तों। वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाना ये काम है। विनियोजन विधेयक पारित होने के बाद भारत में संचित निधि 266 दिया हुआ है, ये आपको मालूम है। मुद्रा निकाल पाना ये भी बिल्कुल सही आपका है, ये काम आता है। तीसरा अनुपूरक अनुदान तथा लेखा अनुदान का प्रावधान, यह भी बिल्कुल आपका कार्य में आता है दोस्तों, ये आपका। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम पांचवें की, संसद में वित्तीय विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, तो यह भी दोस्तों काम आता है। अगर कुछ काम नहीं आता है तो आपका ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं होता, ये काम नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में बहुत बारीकी से रखना है। संसदीय बजट कार्यालय का समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमान तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यम वर्षीय पुनरावलोकन, ये बिल्कुल नहीं है। ये संसदीय नियंत्रण करने का कार्य नहीं करता है, ये संसदीय नियंत्रण करने के काम नहीं आता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर यही हो जाएगा, गलत है। तो पूछा है इसमें इन्होंने क्या, आपसे पूछा गया है प्रश्न कि संसदीय नियंत्रण रखने के काम नहीं आता है, तो यही चौथा आपका संसदीय नियंत्रण रखने के काम में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न जो दोस्तों आप लोगों का है 4 नंबर का प्रश्न में कह रहा है भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुमोदन अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि संचित निधि से जो धन निकाला जाता है, ठीक है, इसके लिए किसका अनुमोदन है? निधि निकालने के लिए, धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है दोस्तों? पहला कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का, दूसरा कह रहा है भारत की संसद का, तीसरा कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री का, और चौथा कह रहा है केंद्रीय वित्त मंत्री का। तो इनमें से किसका है दोस्तों? जवाब आपके पास है, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग कि किसका अनुमोदन आवश्यक हो जाता है आपका।
तो एक बात बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए कि संचित निधि का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है दोस्तों, आर्टिकल 266 में जो है, अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। और संचित निधि से जो धन है ना दोस्तों, बिना संसद की परमिशन से नहीं निकाला जा सकता, ठीक है, संसद की परमिशन के बिना नहीं निकाला जा सकता है। और विनियोग विधेयक जो कि अनुच्छेद जो है 114 में उल्लेख किया गया है, विनियोग विधेयक का, बिना विनियोग विधेयक के पारित किए हुए, ठीक है। और एक विनियोग विधेयक एक ऐसा माध्यम है जिनके माध्यम से जो है संचित निधि से धन को निकाला जा सकता है, और जो है भारत की संसद की स्वीकृति के आधार पर, ठीक है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इतना आपको आवश्यक है। तो इसमें पूछा था कि केवल कि किसके सहमति से निकाला जा सकता है, तो भारत की संचित निधि से संसद की स्वीकृति के आधार पर ही निकालने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद को क्या करना पड़ता है, विनियोग विधेयक को पारित कराना ज़रूरी हो जाता है। तो ये प्रश्न आपका था, विनियोग विधेयक पारित कराने के लिए विनियोग विधेयक 144 में 114 में विनियोग विधेयक के बारे में बताया गया है, और संचित निधि के बारे में 266 में उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संचित निधि में से कोई भी राशि विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाली जा सकेगी। देखिए पिछले प्रश्न पे ही पूरी तरह से बेस्ड प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि कौन सा संचित निधि से निकालने के लिए विनियोग विधेयक द्वारा ही, मतलब संचित निधि से कोई धनराशि जो है विनियोग विधेयक के माध्यम के द्वारा ही निकाली जाएगी, या किस आर्टिकल में कहा गया है। तो अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 114 और अनुच्छेद 113। तो अभी लास्ट प्रश्न पे मैंने चर्चा की थी इसके बारे में, तो निश्चित तौर से आपका जवाब करेक्ट आया होगा। अनुच्छेद 114 के तहत ये बात बताई गई है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पे लेने के चलते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लीजिए। करों यानी कि टैक्सेस के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुए अन्य अपराधियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है, ठीक है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुए अन्य अपराधियों से संघीय, अन्य अपराधियों से, ये प्रश्न अन्य अपराधियों नहीं होना चाहिए, निर्वहन हेतु अन्य प्राप्तियों, अपराधियों तो शब्द कुछ मतलब ही नहीं दोस्तों, प्राप्तियों होना चाहिए, यहाँ पे गलत है ये आपका, प्राप्तियों होना चाहिए यहाँ पे, अपराधियों नहीं प्राप्तियों, यहाँ पर प्राप्तियों यानी कि टोटल जो मिलता है, प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। कहाँ पर जमा होगा दोस्तों, करों और सरकारी, करों ने टैक्सेस, करों का मतलब टैक्सेज है, सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुए अन्य प्राप्तियों यानी सरकारी कामकाज से और जो राजस्व की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, उसमें उससे संघीय सरकार को हुए प्राप्त समूचा राजस्व जमा होता है। कहाँ पर, पहला कह रहा है भारत की आकस्मिकता निधि में, दूसरा कह रहा है लोक लेखा में, तीसरा कह रहा है भारत की संचित निधि में, और चौथा कह रहा है आपका, चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। तो बताइए क्या जवाब होगा दोस्तों, फट से जवाब जल्दी से आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। जल्दी से जवाब आप दीजिए कि किसमें जमा होगा आपका। तो निश्चित तौर से आपका जवाब करेक्ट आया होगा, भारत की संचित निधि में धन को जमा किया जाता है। करों और सरकारी प्राप्तियों में निर्वहन में हुए प्राप्तियों को संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व भारत की संचित निधि में ही जमा होता है, ठीक है। इस बात का पूरी तरह से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता, ठीक है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो क्या होगा दोस्तों। उसमें पहला कह रहा है बजट में संशोधन कर या दोबारा पेश किया जाता है, दूसरा कह रहा है सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है, तीसरा कह रहा है संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है, और चौथा कह रहा है मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है दोस्तों, जवाब बिल्कुल आ जाना चाहिए आपका। तो क्या होता है, ये दोबारा पेश करने का कोई प्रावधान नहीं है, लोकसभा में अगर फेल हो गया तो लोकसभा की बात ऊपर कह दिया इन्होंने,
तीसरा कह रहा है सुझाव हेतु बजट राजस्व को राज्यसभा को भेज दिया जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं, अगर पारित नहीं हो पाएगा तो राज्यसभा अगले सदन में जाएगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया। ये भी आपसे कह रहा है कि संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है, नहीं ये नहीं कहा जाएगा। सीधा क्या कहेगा, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब ये मान लिया जाएगा अगर आपने वार्षिक वित्तीय बजट नहीं पास कर पाया, यानी संघीय वार्षिक बजट नहीं अगर पास कर पाया, यानी मान लिया गया सरकार अल्पमत में आ गई है और उसको क्या होना, त्यागपत्र दे देना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच में क्या अंतर है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, इसमें अंतर आपको बताना है। इसमें आपके दो ही कूट दिए हैं, कूट क्या दो ही ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक आपका होगा या दोनों, दोनों में अंतर आप बता रहा है, कोई एक अंतर या तो दोनों अंतर हो सकते हैं। पहला कह रहा है आपको बताना अंतर क्या, हाँ ठीक है अंतर बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इसमें पहला क्या है, अस्थाई सरकार लेखानुदान के प्रावधान का प्रयोग करती है। अस्थाई सरकार लेखानुदान के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधानों का प्रयोग करती है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा है, ये बिल्कुल नहीं सही है आपका। कह रहा है दूसरा क्या कह रहा है, लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से होता है, जबकि अंतरिम बजट में तथा आय दोनों सम्मिलित होते हैं। क्या कह रहा है, लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से होता है, व्यय पक्ष मात्र से संबंधित होता है, होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर से संबद्ध होता है, मात्र से संबद्ध होता है, ठीक है सही है। जबकि अंतरिम बजट में क्या हो जाए, अंतरिम बजट में आय और व्यय होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आय व्यय, ठीक है, व्यय आय दोनों सम्मिलित होते हैं, तो दोनों कौन से दोनों होना चाहिए, तो यहाँ पे त्रुटि हो गई है, यहाँ पर आय और व्यय, यहाँ पर होना चाहिए आय, नहीं आय तो है, व्यय होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर व्यय, व्यय, ठीक है। अंतरिम बजट में व्यय, अंतरिम बजट में है नहीं है ना, अंतरिम बजट में व्यय तथा आय दोनों सम्मिलित होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अंतरिम बजट में व्यय और आय और व्यय दोनों सम्मिलित होते हैं। लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से होता है, ये बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है, ये सही हो जाएगा। और दूसरा आपका जो है टोटल ही गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, पहला तो टोटली गलत हो जाएगा आपके लिए। पहले में आपका जो दिया हुआ था कह रहा था अस्थाई सरकार लेखानुदान का प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि नहीं ऐसा नहीं है, लेखानुदान पारित करने के लिए व्यय में के लिए धन व्यय करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लेखानुदान के लिए बिल्कुल आपका ये जो गलत स्टेटमेंट है पहले वाले के बारे में, लेखानुदान का प्रावधान अस्थाई एवं अस्थाई दोनों प्रकार की सरकारों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अस्थाई सरकार लेखानुदान के प्रावधान का प्रयोग करती है, तो यहाँ पर अस्थाई अस्थाई दोनों अगर होता, अस्थाई और अस्थाई, अस्थाई ठीक है, अस्थाई ये दोनों के द्वारा होता है दोस्तों, तो यहाँ केवल अस्थाई लिखा है, इस नाते ये गलत हो जा रहा है आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है आपको, और दूसरा ही केवल करेक्ट होगा, पहला वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें कूट जो बन रहा होगा दूसरे का बन रहा है ना, बी ऑप्शन, तो ये राइट हो जाएगा। कौन सा कथन सही है, दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रश्न में कह रहा है समापन प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है, कौन सा प्रस्ताव, समापन प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जो संसद के समक्ष किसी मुद्दे पर बहस को संसद के किसी मुद्दे पर जो सदन के समक्ष किसी सदन के समक्ष किसी मुद्दे पर बहस को बीच में रोकने के लिए प्रस्तावित किया जाता है। समापन प्रस्ताव चार प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है, ठीक है। तो कल ये प्रश्न संभवतः हुआ था और इस प्रश्न में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कंगारू क्लोजर कह रहा है पहला, दूसरा कह रहा है गिलोटिन, तीसरा कह रहा है आपका कंपार्टमेंट क्लोजर, और चौथा कह रहा है स्थगन समापन। तो इसमें से कौन सा एक नहीं है, तो ये जान लीजिए आपका इन चार में से आपका कौन सा नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो कह रहा है स्थगन प्रस्ताव, ये नहीं होगा। इसकी जगह पर अगर हम बात करें चार की बात जो कर रहे थे कि चार इसमें से कौन कौन से आते हैं, तो क्लोजर हो जाता है, कटौती प्रस्ताव जो है, ठीक है, कटौती प्रस्ताव जो है कटौती प्रस्ताव जो आपका है
वो 4 तरह का होता है। मैंने अभी इसमें आपने देखा समापन प्रस्ताव 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के प्रस्ताव कौन कौन? साधारण कटौती एक होता है, इसमें आप करेंगे साधारण कटौती, साधारण, ठीक है, साधारण कटौती, ठीक, कटौती, ठीक है। अब देखो कटौती, साधारण कटौती और कंगारू क्लोजर है, गिलोटिन क्लोजर है, कंपार्टमेंट क्लोजर, ये 4 होते हैं दोस्तों। ये चौथा नंबर आप इसको मान लीजिए 4। अब यहाँ पर समापन का मतलब जो यहाँ पर आपको एग्जाम में यहाँ पे जो प्रश्न में पूछा है, समापन जो कह रहा है कि जस्ट अ मिनट, समापन जो शब्द कह रहा है इसका मतलब जो हुआ दोस्तों, समापन का मतलब होता है कटौती, कटौती प्रस्ताव कहिए या समापन प्रस्ताव करिए, बात एक ही है, कटौती ऑब्लिक समापन, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। कंगारू क्लोजर है, गिलोटिन क्लोजर है, कंपार्टमेंट क्लोजर है, और इसके अलावा क्या, साधारण कटौती है। तो 4 तरह की कुल कटौतियाँ होती हैं। स्थगन जो है इसमें बिल्कुल नहीं होता है। मैं आपको थोड़ा आपको बता देना चाहूँगा कि क्या होता है सब कुछ। तो एक पहले मैंने यहाँ पर साधारण कटौती मान लिया है। पहला साधारण कटौती क्या होती है? साधारण कटौती हुआ प्रस्ताव होता है जिसमें एक सदन यह प्रस्ताव करता है कि आमुक विषय पर पर्याप्त बहस हो चुकी है और अब इसे मतदान के लिए रखा जाना है। यह साधारण कटौती आपका कहलाता है। कंपार्टमेंट क्लोजर का मतलब होता है, इसमें क्या किया जाता है, किसी प्रस्ताव पर चर्चा से पहले, ठीक है, कहाँ पर, कंपार्टमेंट क्लोजर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कंपार्टमेंट क्लोजर के बारे में, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, किसी प्रस्ताव पर चर्चा से पहले, ठीक है, विधेयक या लंबे संकल्पों का एक समूह बना लिया जाता है दोस्तों, और इसके बाद में बहस में इस भाग पर संपूर्ण रूप से चर्चा की जाती है और संपूर्ण भाग को मतदान के लिए रखा जाता है। ये कंपार्टमेंट क्लोजर कहलाता है, ठीक है। इस तरह का जो प्रस्ताव होता है, एक जो कटौती प्रस्ताव का एक रूप है ये, तो इसमें ये व्यवस्था करी जाती है, ठीक है। संपूर्ण भाग पर मतदान किया जाता है। और कंगारू क्लोजर में क्या होता है दोस्तों, कंगारू क्लोजर की बात हो रही है अब। कंगारू क्लोजर में होता है केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस की जाती है, केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस की जाती है और मतदान कराया जाता है तथा मध्यवर्ती भागों को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उन्हें पारित ऐसे ही मान लिया जाता है कि वो पारित हो गए, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कंगारू क्लोजर होता है। गिलोटिन में क्या होता है, समयाभाव के कारण जो है, ठीक है, गिलोटिन क्लोजर में क्या होता है, समयाभाव के कारण किसी विधेयक या प्रस्ताव के ऐसे भाग जो जिस पर चर्चा नहीं की गई है को ऐसे भाग के साथ मतदान के लिए रख दिया जाता है जिस पर चर्चा हो चुकी है, ठीक है, मतदान के लिए रख दिया जाता है जिस पर चर्चा हो चुकी है। ये आपका गिलोटिन क्लोजर कहलाता है दोस्तों। तो ये 4 प्रकार के आपके थे, कटौती प्रस्ताव, या इसी को क्या कहते हैं आप लोग, समापन प्रस्ताव भी कहते हैं, कटौती प्रस्ताव या समापन प्रस्ताव, ठीक है। 4 प्रकार के मैंने आपको बताए। अगला प्रश्न 10वां नंबर का है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सदन के नियमों के निर्वाचन या परिवर्तन अथवा संविधान के अनुच्छेद से है जो सदन के कार्य संचालन को विनियमित करते हैं और ऐसे प्रश्न उठाते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो आपको जवाब देना है इसमें से क्या इसका होगा। क्या कह रहा है, फिर से एक बार प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किस का संबंध सदन के नियमों के निर्वाचन, परिवर्तन अथवा संविधान के अनुच्छेद से है जो सदन के कार्य संचालन को विनियमित करते हैं और ऐसे प्रश्न उठाते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो कौन सा करते हैं ये लोग, ये आपको बताना है। आपको बताना है निंदा प्रस्ताव का क्या ऐसा करा जाता है क्या, या आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है, या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, या विशेष उल्लेख, किसमें होगा दोस्तों, ये क्या जवाब होगा इसका आपका। तो आपका जवाब होगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जब सदन संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं किया जा रहा होता है तो कोई सदस्य औचित्य प्रश्न उठा सकता है, ठीक है, औचित्य का प्रश्न उठाएगा। इस तरह प्रश्न प्रायः सरकार को नियंत्रित करने हेतु विपक्षी सदन द्वारा उठाया जाता है, ठीक है। और औचित्य प्रश्न का किसी बहस की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। औचित्य प्रश्न पर किसी बहस की अनुमति नहीं होती है। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका यहाँ पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर यही कहलाता है आपका। चलिए अगला प्रश्न आप देख लेंगे। कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किन
समितियों का पदेन सभापति होता है? बताइए किन समितियों का पदेन सभापति होते हैं? स्पीकर महोदय। तो 3 समितियां यहाँ पर दोस्तों दी गई हैं, तो 3 समितियों में से किस किस के पदेन सभापति होते हैं? जो है स्पीकर महोदय। पहले कह रहा है कार्य मंत्रणा समिति जो लोकसभा में गठित होती है, क्या इसके होते हैं क्या? दूसरा कह रहा है नियम समिति जो कि लोकसभा की, उसमें होते हैं क्या? विशेषाधिकार समिति जो कि लोकसभा की होती है, क्या इसमें होते हैं क्या? तो आप ये जान लीजिए कि ये जो 2 समितियां होती हैं कौन कौन सी, एक तो कार्य मंत्रणा समिति, दूसरा नियम समिति, इनके क्या होते हैं? स्पीकर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और जबकि विशेषाधिकार समिति में जो है 15 सदस्य होते हैं, इस पर स्पीकर द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, सभी 15 सदस्य जो स्पीकर द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है जब भी सदन या किसी सांसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन या अवमानना का मामला सामने आता है, तो ऐसे मामलों की जांच या स्पीकर द्वारा विशेषाधिकार समिति को सौंपी जाती है, ठीक है। जांच सदन या स्पीकर द्वारा विशेषाधिकारों को विशेषाधिकार द्वारा स्पीकर द्वारा विशेषाधिकार समिति को सौंपी जाती है, ठीक है। ये आपका जवाब होगा यहाँ पर। तो बिल्कुल आपने, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो इसमें दूसरा, पहला और दूसरा ही करेक्ट होगा, तो कूट में मित्रों जो होगा वो सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है संसदीय कार्यवाही के दौरान प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं हैं, ये आपको बताना है। कौन सा एक कथन सही नहीं इसमें है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, पहला कह रहा है तारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए इसके बाद अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सही नहीं पूछा है दोस्तों कि सही नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं है, ये सही आपका, ठीक है। कह रहा है इसमें तारांकित प्रश्न में कह रहा है कि कौन से सही नहीं है, तो ये सही नहीं है दोस्तों। क्या कह रहा है? ये सही नहीं है। तारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है, ठीक है, और इसलिए इसके बाद अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पूछे नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल ये सही कह रहा है कि इसमें से उत्तर सही बताना है आपको, पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है आपका, सही नहीं है आपका। नेक्स्ट है आपका है अतारांकित प्रश्न के लिए मौखिक जवाब की आवश्यकता होती है और इसलिए इसके बाद अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि ये उल्टा कर दिया गया है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये नहीं है। यहाँ पर पहले और दूसरे का देखिए, दोनों में उल्टा कर दिया। कह रहा है तारांकित प्रश्न में मौखिक जवाब की आवश्यकता होती है, नहीं, तारांकित प्रश्न में लिखित जवाब की आवश्यकता होती है, लिखित जवाब की आवश्यकता होती है और इसलिए इसके बाद अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ये होना चाहिए। देखिए 2 तरह के प्रश्न होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूँगा जो है, ठीक है। पहली बात जान लीजिए कि जो संसदीय बैठक का जो प्रथम घंटा होता है उसे प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके इसके दौरान सदस्य प्रश्न करते हैं, ठीक है। जो प्रश्नकाल होता है उसमें क्या करें, सदस्य प्रश्न करते हैं और प्राय मंत्री उसका जवाब देते हैं। ये प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं? एक होता है तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, ठीक है। दूसरा होता है आपका तारांकित प्रश्न के बाद आपका दूसरा अतारांकित हो जाएगा, अतारांकित प्रश्न। और तीसरा जो होगा दोस्तों वह आपका हो जाता है अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न होता है। ये 3 तरह के होते हैं दोस्तों। अब इसमें होता क्या है, जरा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, तारांकित प्रश्न में क्या होता है, ठीक है। एक तारांकित प्रश्न जो होता है के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है। तारांकित प्रश्न के लिए क्या होता है, यहाँ पे तारांकित कर रहा है, यहाँ पर लिखित कह दे रहा है ना, यहाँ पर होना चाहिए क्या, मौखिक उत्तर की आवश्यकता, यहाँ लिखित कह रहा है आवश्यकता होती है, ठीक है।
आवश्यकता होती है। और इस प्रश्न पूरक प्रश्न को आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। मौखिक प्रश्न की आवश्यकता होती है और इस प्रकार जो है प्रश्न पूरक प्रश्न को आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं या नहीं पूछे जा सकते हैं। अगर होता है पूछे जा सकते हैं तो हो सकता है ये करेक्ट, फिर ये करेक्ट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका है, इसमें कह रहा है अतारांकित प्रश्नों के बारे में जो कह रहा है, कह रहा है इसमें अतारांकित प्रश्न जो होते हैं मौखिक जवाब देने होते हैं, नहीं अतारांकित प्रश्न में मौखिक जवाब नहीं देने होते हैं। मैंने अभी बताया था आपको लिखित जवाब देने होते हैं, ठीक है। लिखित जवाब देने की आवश्यकता होती है और प्रश्न जो है आगे प्रश्न बढ़ाया जा सकता है, यानी अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रश्नों को आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक, यानी अनुपूरक प्रश्न इसमें भी पूछा जा सकता है। इसमें कह रहा है अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये तो सही कह रहा है इसमें, लेकिन एक चीज़ यहाँ त्रुटिपूर्ण हो गई है, नहीं अनुपूरक प्रश्नों को आगे बढ़ाया पूरक प्रश्नों को आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि पूछा जा सकता है, तो ये तो सही इसमें दे रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है। इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखित और मौखिक वाला जो बात आपका यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था तो वो उसके कारण से गलत हो जा रहा है। यहाँ पे कैसा है प्रश्न, ये है ये लिखित, तो यहाँ पर मौखिक कह दिया ना, ये गलत हो जा रहा है, वहाँ लिखित कह दिया है। तारांकित जो है का जवाब लिखित के रूप में चाहिए होता है, जबकि यहाँ मौखिक कह रहा है। वहाँ अतारांकित को जो आपका लिखा गया है क्या कह रहा है, उसमें अतारांकित को लिखित कह रहा है, जबकि ये मौखिक होता है, ठीक है। तारांकित जो है वो मौखिक होता है और तारांकित जो है लिखित होता है, ठीक। बस इतना आपको ध्यान रखना, दोनों में यही त्रुटि दे दी गई है, तो दोनों गलत हो गए आपके। और कह रहा है अल्प सूचना प्रश्न ऐसा प्रश्न होता है जिसमें 10 दिन से कम की पूर्व सूचना देकर पूछा जाता है, इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये जवाब सही आपका है। और पहला दूसरा गलत हो जाएगा। इस तरह चौथे में कह रहा पहला दूसरा जो है दे रहा है कि पहला दूसरा गलत है, पूछा है कि सही नहीं है, यहाँ पर दे रहा है, तो यहाँ पे पहला दूसरा आपका यानी ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। यहाँ पे ये कूट के तहत प्रश्न था दोस्तों, लेकिन हमने यहाँ पर आपको इस रूप से आपको बता दिया, चलिए ये करेक्ट हो जाएगा, यानी दोनों पहला दूसरा गलत है आपका। राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाने से पूर्व भारतीय संसद को आवश्यकता होती है, ठीक है। राज्य सूची पर के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए राज्य सूची किसी बनाने के पूर्व भारतीय संसद की आवश्यकता होती है, ठीक है। पहला कह रहा है राज्यसभा से अनुमोदन की, दूसरा कह राष्ट्रपति से स्वीकृति की, तीसरा कह रहा है राज्य विधानसभाओं की आधी संख्या के द्वारा प्रस्ताव के पारित होने की, और चौथा कह रहा है संसद के 2/3 बहुमत की। तो क्या आवश्यकता होती है दोस्तों, आप जानते हैं अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर अगर कानून बनाना चाहती है केंद्र सरकार, तो वो क्या कर सकती है, फिर कानून बना सकती है, ठीक है। क्या कर सकती है, कानून बना सकती है 249 के तहत, तो राज्यसभा की अनुमति आवश्यक हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अनुमोदन की आवश्यकता होती है, राज्यसभा के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, ये बात बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। 40 नंबर प्रश्न आपका है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष पहली बार में मत नहीं देता, परंतु मतों की बराबरी की स्थिति में अपना मत दे सकता है। क्या ये सही है या गलत है, तो सही नहीं पूछा है इसमें, ठीक है। कह रहा है इसमें से कौन सा प्रश्न सही नहीं है, नहीं बताना है आपको। तो इसमें से आपको देखना है कि लोकसभा अध्यक्ष पहली बार में मतदान नहीं देता है, ठीक है, परंतु मतों की बराबरी की स्थिति में अपना मत दे सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका इस स्थिति में देखेंगे तो ये सही है, पहला तो आपका करेक्ट है, बिल्कुल सही आपका है दोस्तों, पहला सही है। यहाँ पे कह रहा है सही नहीं पूछा है ना, तो पहला सही हो गया आपका, ठीक है। दूसरा कह रहा है राज्यसभा सभापति पहली बार में मत देता है, राज्यसभा सभापति पहली बार में मत देता है, परंतु मतों की बराबरी की स्थिति में अपना मत नहीं दे सकता है, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है आपका, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या करता है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है, और सभापति
जो आपका है यानी कि जिसे अध्यक्ष यानी कि सभापति कहते हैं, इसे उससे भिन्न स्थिति होती है लोकसभा अध्यक्ष से। सदन का सदस्य नहीं होता है, इस कारण से लोकसभा अध्यक्ष की तरह सभापति भी पहली बार में अपना मतदान नहीं दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है अपना मतदान नहीं दे सकता है। तो इसमें जो यही स्टेटमेंट कह दिया दोस्तों, राज्यसभा सभापति पहली बार में मत देता है, यही गलत हो गया दोस्तों। पहली बार में मत नहीं देता है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष पहली बार में मत नहीं देता है, उसी तरह से राज्यसभा का जो सभापति भी पहली बार में मत नहीं देता है। लेकिन अगर मतदान देने के बाद में बराबरी की स्थिति आती है तो वो मतदान देते हैं, स्पीकर भी और राज्यसभा के सभापति भी, तो फिर मतलब जो है वो पारित होता है। तो यहाँ पर कह रहा है पहली बार में मत देता है, यही गलत हो गया। इस कारण से दूसरा करेक्ट नहीं है, पूछा है इसमें सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका। और तीसरा जो है, यदि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पहली बार में अपना मत दे सकता है। ठीक है, पहली बार में अपना मत दे सकता है, पारित हो तो वह पहली बार में अपना मत दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि संकल्प पर पारित हो तो पहली बार में मत दे सकता है, यानी कि हाँ, जैसे एक सदस्य के रूप में मत दे सकता है लेकिन अध्यक्ष के रूप में निर्णायक मत नहीं देने का अधिकार है दोस्तों, ये कहने का यहाँ पर सेंस है। तो ये सही हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका गलत है, मतलब ये नहीं होगा। इसमें केवल गलत आपको देना है जो कि वो दूसरा ही गलत है, बाकी और सभी सही हैं। थोड़ा प्रश्न इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो आपको उलझाते हैं, फंसाते हैं, लेकिन डरना नहीं है दोस्तों। प्रश्न ऐसे एग्जाम में आएंगे और उसका सामना बहुत खुल करके आपको करना होगा, तब जा करके आप कहीं अपनी सीट रिजर्व कर पाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वह सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकता है? वह सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, तथा सदन की किसी समिति जिसका भी सदस्य है कि बैठक या कार्रवाई में भी भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? यह किस आर्टिकल में बताया गया है? तो बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, लेकिन भूमिका इसकी थोड़ी बड़ी बनी हुई है। डरना नहीं है, जवाब इसका देना है दोस्तों। डराने के लिए ही ऐसे प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, जबकि आपको देखना होगा कि क्या कह रहा है आपका प्रश्न। कह रहा है अनुच्छेद 88 और 86 और कह रहा है अनुच्छेद 85 और तीसरा कह रहा है अनुच्छेद जो है 88, यहाँ 888 लिख दिया गया था जो त्रुटिपूर्ण था दोस्तों। अगला है आपका अनुच्छेद 87। तो कौन से आर्टिकल में बताई गई है उपरोक्त सारी बातें बताई गई हैं, ये आपको बताना है। तो ये आर्टिकल 88 जो है 88 जो है, इसमें ये बात का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और दोनों संयुक्त बैठकों में भाग ले सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में भाग ले सकता है। कौन महान्यायवादी के बारे में बात बताई गई है दोस्तों। तो इतनी सारी डिटेल आपको पता चल गई। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है? निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि बना सकती है? ठीक है, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो बना सकती है। जी हाँ, 5 तरीके आपको हैं, 5 विधियाँ दी गई हैं, 5 विधियों के माध्यम से बनाया जा सकता है। तो पहला कह रहा है जब राष्ट्रपति शासन लागू हो, यानी कि कहाँ पर यानी कि अनुच्छेद 356 हो। ठीक है, अनुच्छेद 356 हो, राष्ट्रपति शासन लगा हो, तब बना सकती है, सही है। जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा लागू हो, जी हाँ 352 भी लागू हो, तब भी बना सकती है। ठीक है, इसके अलावा जब राज्यसभा अपने इसके लिए एक संकल्प पारित कर दे, जी हाँ 249 के तहत राज्यसभा संकल्प पारित करे, तब भी हो जाएगा। उपयुक्त सभी दे रहा है तो ये भी हो जाएगा, सभी, यानी ऑप्शन यहाँ पर चौथा राइट हो जाएगा। वैसे जान लीजिए दोस्तों, संसद जो है ना वो 5 असामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 5 असामान्य स्थितियाँ क्या हैं मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। एक तो जब राज्यसभा में इसके लिए संकल्प पारित कर दिया जाए, ठीक है, राज्यसभा में इसके लिए संकल्प पारित कर दिया, यानी 249 के तहत राज्यसभा 2/3 बहुमत के आधार पर संकल्प पारित कर दे, तब बनाया जा सकता है। दूसरी स्थिति जब होती है कि जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी गई हो, राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो इस समय, ठीक है, यानी अनुच्छेद 352 लगा हुआ हो, तो अनुच्छेद 250 के तहत राज्यसभा का मतलब जो है लोकसभा कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर। तीसरी स्थिति क्या होती है? तीसरी स्थिति है जब 2 या 2 से अधिक राज्य जो हैं संसद से
संयुक्त अनुरोध करें, संसद से संयुक्त अनुरोध करें कि साहब आप ऐसा कर डालो, ठीक है, और तब बना सकती है। तो अनुच्छेद 252 के तहत ये है कि जब 2 या 2 से अधिक जो है राज्य जो है संसद से अनुरोध करें कि भाई राज्य सूची के विषय पर कानून कृपया बना दीजिए आप, तो बना सकता है ये। चौथी स्थिति दोस्तों होगी तब कि जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधि और सम्मेलनों के प्रभावी होने के लिए यह ज़रूरी हो जाए कि करना है, तब अनुच्छेद 353 के तहत 253 के तहत जो है संसद कानून बना सकती है। कब बना सकती है? अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधि और सम्मेलनों के प्रभावी होने के लिए यह जरूरी हो जाए कि ऐसा करना ज़रूरी है, राज्य सूची के विषय में कानून बनाना आवश्यक है, तब बना सकती है। ये चौथा स्टेप था। और पांचवा स्टेप आपका होगा, पांचवी कंडीशन तब होगी कि जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो। जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो, यानी कि अनुच्छेद 356 लागू हो, और तो अनुच्छेद 357 के तहत राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो 5 आर्टिकल याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है संसद के द्वारा। अनुच्छेद 250 के तहत बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 252 के तहत बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 253 और अनुच्छेद 357 के तहत राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। टर्म एंड कंडीशन मैंने आपको बता दी, तो याद हो जाना चाहिए बड़े भाइयों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न पर, तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहा है। ठीक है, अगला है 17 नंबर का प्रश्न दोस्तों। भारतीय संसद संप्रभु इकाई नहीं है। भारतीय संसद संप्रभु इकाई नहीं है, ये प्रश्न आपका है। तो ये क्या सही है या गलत है या क्या इसमें है, आपको बताना है। अच्छा चलिए बताना है। इसमें संप्रभु इकाई नहीं है, भारतीय संसद संप्रभु इकाई नहीं है, ये आपका जवाब इसको देना है। तो क्या कह रहा है? संविधान की लिखित प्रकृति के कारण। दूसरा कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा के कारण। तीसरा कह रहा है सरकार के संघीय व्यवस्था के कारण। और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से सभी। कह रहा है कि संप्रभु इकाई नहीं है। क्या सिद्ध करता है, कौन सी चीज़ ऐसे सिद्ध करती है कि भारतीय जो संसद है संप्रभु इकाई नहीं है? हाँ भाई देखिए, संविधान में लिखित प्रवृत्ति के कारण संसद संप्रभु नहीं है, क्योंकि ये जान लीजिए कि ये है बिल्कुल प्रवृत्ति के कारण। ये संसद जो कानून लिखी उसमें कोई मूल फंडामेंटल राइट में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, या मूल ढांचे में फंडामेंटल राइट में परिवर्तन किया जा सकता है दोस्तों, मूल ढांचे की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल है, लिखित प्रवृत्ति के कारण नहीं किया जा सकता है, संप्रभु नहीं है, वो संविधान के दायरे में संसद बधी हुई है, ये इसका मतलब हुआ। दूसरा है न्यायिक समीक्षा के कारण, बिल्कुल ये भी आपका है, न्यायिक समीक्षा के कारण संसद संप्रभु नहीं है। ठीक है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है जब न्यायपालिका को लगेगा न्याय संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया है जो मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है, तो वो कर देगा। ठीक है, अगला है तो वो अगला है जो सरकार के संघीय व्यवस्था के कारण। सरकार के संघीय व्यवस्था के कारण जो है, जी हाँ, सरकार जो है फेडरल व्यवस्था है ना भारत में शासन की जो व्यवस्था है वो संघीय यानी फेडरल है, जिसमें संघ राज्य के बीच शक्तियों का जो है क्या किया गया है, विभाजन कर दिया गया है। ठीक है, संवैधानिक रूप से विभाजन कर दिया गया है। दोनों स्वयं को प्राप्त विषयों पर क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, संसद की विधि निर्माण की शक्ति केवल संघीय सूची पर है, ये बात ध्यान रखिएगा, केवल संघ सूची और समवर्ती सूची पर तथा अवशिष्ट सूची के विषयों पर तक ही सीमित है उसकी। और तो संघीय व्यवस्था के कारण भी ये पूरी तरह संप्रभु नहीं है। राज्य सूची के विषय पर कानून 5 कंडीशन जो पिछले बताए प्रश्न में वही कर सकती है, बाकी सभी राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती है। तो उपयुक्त सभी कारणों से ऐसा कहा गया है। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न है, संसद की अवमानना के लिए दंडित करने के लिए संसद की शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पर आपको सही देना है, बताना है। संसद को अवमानना करार देना है या नहीं, इस संदर्भ में निर्णय लेने के लिए संसद, सदन या राज्य विधानमंडल एकमात्र अधिकरण है। बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा कह रहा है यह सदन की सेवा से निष्कासन और निलंबन द्वारा अपने सदस्यों को दंडित कर सकती है। तीसरा है न्यायालयों को सदन या इसकी समिति की कार्रवाई की जांच करने के लिए निश्चित किया गया है। जी हाँ, यह भी बिल्कुल सही है, निषिद्ध किया गया है, निश्चित नहीं किया है दोस्तों, निश्चित नहीं, निषिद्ध किया गया है। निषिद्ध ये होता तो सही होता, निषिद्ध किया गया है।
और उपयुक्त में से सभी। तो ये सब सारी जो स्टेटमेंट दे रहा है ना दोस्तों, जो पूछा है इसमें कि संसद की अवमानना के लिए दंडित करने के लिए संसद की शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो सभी सत्य हैं दोस्तों, सभी सत्य हैं। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा 4 नंबर का। अगला 19 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, उसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस समिति को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा परीक्षा रिकॉर्ड की जांच करने की शक्ति प्राप्त है, कौन सी समिति करती है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सदन समिति, दूसरा कह रहा है प्राक्कलन समिति, तथा तीसरा कह रहा है लोक लेखा समिति, चौथा कह रहा है सरकारी उपक्रम समिति संबंधी समिति। तो ये जान लीजिए कि जो लोक लेखा समिति है ये आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत और पहली बार 1921 में लागू किया गया था, ये अस्तित्व में आया था। और इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति करने की जो शक्ति, जांच करने की जो शक्ति है वो लोक लेखा समिति के पास रहती है, ठीक है। और समिति के कार्यों के अंतर्गत नियंत्रक के महालेखा परीक्षक वार्षिक प्रतिनिधियों की जांच करती है ये समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करती है, ठीक है, वार्षिक प्रतिनिधियों की जांच करती है, कैग जांच करता है दोस्तों। तो ये समिति जो है कुल मिला जुला के एक तरह से कहिए सरकार के ऊपर नियंत्रण रखती है, ठीक है। और जैसे कि वो सरकार को जवाबदेही होना पड़ता है लोक लेखा समिति के संदर्भ में। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न आपका है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के पास या शक्ति है, पास यह शक्ति है दोस्तों होना चाहिए, संसद के पास यह शक्ति है, संसद के पास यह शक्ति है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों या वह 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित, दोनों कह शासित नहीं होना चाहिए, केंद्र यहाँ पर केंद्र शासित होना चाहिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ये किस आर्टिकल में क्या है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के पास यह शक्ति है कि वह 2 या 2 से अधिक या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। तो ये आर्टिकल किस में कहा गया, आर्टिकल 231 में इसका उल्लेख किया गया है। सीधा या सा प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इस नाते सीधा मैंने इसका जवाब आपको बता दिया। और जो कि आपका प्रश्न का जवाब होगा 231 ही। और बाकी तो आर्टिकल जो दिए हैं वो भ्रमित करने के लिए आपको दिए हैं, तो आपको याद इतना हो जाना चाहिए दोस्तों कि जो सरकार है, ठीक है, जो आपकी सरकार है यानी कि संसद है, संसद के पास यह शक्ति दी गई है कि या 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, अगर वो जरूरी समझती है तो आर्टिकल 231 ही करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला आज कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेगमेंट भी और शेष सेगमेंट की भांति ही अच्छा लगा होगा और निश्चित तौर से ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और ऐसे ही दोस्तों अपना साथ और अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई चीज़ों की जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।